फटे पुराने कपड़ों में आई बुआ को भतीजे ने घर से धक्के मार कर निकाला। लेकिन जब बुआ का झोला फटकर गिरा तो उसमें से जो निकला उसे देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, शहर की उस पॉश कॉलोनी में जहां हर मकान एक महल जैसा लगता था, वहां शांति विला सबसे आलीशान था। संगमरमर का फर्श, विदेशी झूमर और दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स, यह सब आर्यन और उसकी पत्नी मीरा की रईसी का सबूत थे। आर्यन शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन वक्त का पहिया कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। उस शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन अपने ड्राइंग रूम में सिर पकड़े बैठा था। मीरा हाथ में कॉफी का मग लिए आई और उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, तुम पिछले कई दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मीरा ने पूछा। आर्यन ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मीरा, सब खत्म होने वाला है। मेरा एक गलत फैसला पूरी कंपनी को ले डूबा। मुझ पर करोड़ों का कर्ज है। अगर अगले 2 दिन में पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो यह घर, यह गाड़ियाँ सब नीलाम हो जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। मीरा के हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। कमरे में पसरा सन्नाटा पसर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बारिश की बूंदों के बीच दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बदन पर एक सूती साड़ी, पुरानी पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल और हाथ में एक मैला सा कपड़े का झोला। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल, लेकिन आंखों में एक गहरी उम्मीद थी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो वह हिचकिचाते हुए अंदर झांकने लगी। मीरा दौड़कर दरवाजे पर आई। बूढ़ी औरत को देखते ही उसका माथा ठनका। अरे, तुम कौन हो और ऐसे अंदर क्यों घुस रही हो? भीख चाहिए तो पीछे के दरवाजे से आओ, मीरा ने कड़काई से कहा। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपना पल्लू ठीक किया और धीमे में बोली, बहू, मैं भीख मांगने नहीं आई। मैं सुमित्रा हूँ, आर्यन की बुआ। गाँव से आई हूँ। आर्यन भी पीछे पीछे आ गया। सुमित्रा बुआ को देखते ही वह चौंक गया। 20 साल हो गए थे जब आर्यन के माता पिता का देहांत हुआ था। तब वह छोटा था। सुमित्रा बुआ ने उसे अपने पास रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आर्यन शहर के हॉस्टल चला गया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आज अचानक बुआ को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उसे खुशी नहीं बल्कि शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। उनकी हालत पहले ही खराब थी, अब वह मुसीबत। और बुआ इतने सालों बाद, और वो भी इस हालत में। आर्यन ने रूखेपन से कहा। सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ी। लल्ला, तुझे देखा तो रहा नहीं गया। सुना था तेरी तरक्की के चर्चे गांव तक पहुंचे हैं। सोचा एक बार अपनी आंखों से देख लूं। मीरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आर्यन, देखो तो इनके कपड़े, पूरे फर्श पर कीचड़ हो रहा है और ये अजीब सी गंध। उफ, इन्हें कहो कि यहाँ इनके रहने की जगह नहीं है। आर्यन तनाव में था। उसका दिमाग पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा था। उसने झुंझुलाते हुए कहा, बुआ, तुम गलत समय पर आई हो। मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हारी खातिरदारी करने का, और घर के मेहमानों वाला कमरा खाली नहीं है। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। जिस भतीजे को उसने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, आज उसने आलिशान महल के में उसके लिए एक कोना भी नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं लल्ला, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। बरामदे में सो जाऊंगी, बस एक रात की बात है। सुबह में पहली बस से चली जाऊंगी, सुमित्रा ने ममता भरे स्वर में कहा। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन उसे रोक दिया। ठीक है रामू काका, शेखर आउट हाउस का छोटा कमरा खुलवा देता हूँ, वहाँ रह लेना। और हाँ, घर के अंदर मत आना। आज शाम मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं। सुमित्रा ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे आउट हाउस, जो असल में एक स्टोर रूम था, वहाँ भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। रात गहरी हो गई थी। बारिश अब मूसलाधार हो रही थी। आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठा हिसाब लगा रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। कर्ज चुकाने का कोई जरिया नहीं था। वह हताश होकर सिर झुकाए बैठा था। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। अगर आज पिताजी होते तो शायद कोई राह दिखाते। उधर आउट हाउस में ठंडे फर्श पर सुमित्रा की नींद नहीं आ रही थी। उसने शाम को आर्यन के चेहरे पर वो लकीरें देख ली थी जो एक माँ या माँ जैसी बुआ ही देख सकती है। वह जानती थी कि उसका लल्ला मुसीबत में है। अगली सुबह आर्यन घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसे बैंक जाना था, शायद कुछ मोहलत मिल जाए। तभी हॉल में जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, चोरी करने आई हो तुम। यह मीरा की आवाज़ थी। आर्यन दौड़कर हॉल में आया। देखा तो मीरा ने सुमित्रा बुआ का वह मैला झोला पकड़ रखा था और उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा बुआ उसे सीने से लगाए रो रही थी। क्या तमाशा है ये? आर्यन चिल्लाया। मीरा ने गुस्से में कहा। आर्यन, मैंने देखा यह चुपके से तुम्हारे स्टडी रूम की तरफ जा रही थी। जरूर कुछ चुराने की फिराक में थी। जब मैंने इसे रोका तो ये अपना झोला छुपाने लगी। देखो कैसा फटा हुआ झोला है। जरूर इसमें घर का कुछ कीमती सामान होगा। सुमित्रा ने हाथ जोड़ लिए। नहीं लल्ला, मैं चोरी करने नहीं गई थी। मैं तो बस तुझे यह देने गई थी। झूठ मत बोलो। मीरा ने झपट्टा मारा और बुआ के हाथ से झोला छीन लिया। झोला बहुत पुराना था। खींचातानी में उसका कपड़ा फट गया और फिर झोला जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही झोला जमीन पर गिरा, उसमें से न तो कपड़े निकले, न ही कोई चोरी का सामान। उसमें से गिरे पुराने अखबारों में लिपटे हुए नोटों के बंडल और कुछ पुराने गहने। एक पुरानी लाल रंग की मखमली पोटली भी लुढ़क कर आर्यन के पैरों के पास आ रुकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन ने धीरे से झुककर वह मखमली
पोटली उठाई, उसे खोला तो अंदर सोने के कड़े और एक पुराना खत था। यह वही कड़े थे जो आर्यन की माँ ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त सुमित्रा को दिए थे। आर्यन ने कांपते हाथों से खत खोला। वह खत उसके पिता का था जो उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले लिखा था, लेकिन कभी पोस्ट नहीं कर पाए थे। सुमित्रा अब भी जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। आर्यन ने बंडल देखे। वे सब 100-100 के और 500-500 के पुराने नोट थे जो सालों से जमा किए गए लग रहे थे। साथ में जमीन के कागज भी थे। बुआ, यह सब क्या है? आर्यन की आवाज़ गले में अटक गई। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, लल्ला, जब तेरे पिताजी गुजरे थे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन भाई साहब ने यह कंगन मुझे देकर कहा था कि जब आर्यन पर कोई बड़ी मुसीबत आए तब उसे देना। मैं जानती थी तो शहर में बड़ा आदमी बन गया है, तुझे मेरी क्या ज़रूरत होगी, लेकिन पिछले महीने गाँव के डाकिये ने अखबार पढ़कर बताया कि तेरी कंपनी घाटे में चल रही है। मुझे लगा मेरा बच्चा मुसीबत में है। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और जमीन पर पड़े नोटों की ओर इशारा किया। यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है लल्ला। गाँव की मेरी जो पुश्तैनी जमीन थी वह वो बेच दी। यह गहने जो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिए थे वो भी ले आई। मुझे लगा शायद इनसे तेरा कुछ कर्ज उतर जाए। मैं तुझे यह देने के लिए ही स्टडी रूम की तरफ आ रही थी, लेकिन बहू को लगा। सुमित्रा ने बात पूरी भी नहीं की थी कि आर्यन उसके पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। एक बड़े बिजनेसमैन का अहंकार, उसका रुतबा, सब उस आंसुओं के बाढ़ में बह गया। आज उसे उस फटे हुए झोले में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिखाई दे रही थी। मुझे माफ़ कर दो बुआ, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन बच्चों की तरह रो रहा था। मैं अंधा हो गया था। मैंने पैसे के घमंड में अपनों को पहचानना छोड़ दिया था। आप अपना सब कुछ बेचकर मुझे बचाने आई और मैंने आपको नौकर समझा। मीरा भी सर में से पानी पानी हो गई थी। वह जिस औरत को भिखारी समझ रही थी वह असल में एक ऐसी देवी थी जिसने बिना मांगे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मीरा आगे बढ़ी और उसने सुमित्रा के पैर पकड़ लिए। बुआ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके कपड़े देखे लेकिन आपका दिल नहीं देख पाई। हमें माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा ने झुककर दोनों को उठाया और गले लगा लिए। अरे पागल बह, अपनों से कैसी माफ़ी? खून का रिश्ता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तू खुश रहे। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अगर सुमित्रा बुआ के त्याग ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में जय परिवार जरूर लिखें। आर्यन ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया। बुआ का प्यार और आशीर्वाद ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद आर्यन के अंदर का डर खत्म हो गया। उसने बुआ के गहने और जमीन के कागज वापस उनके हाथ में रख दिए। वो आपकी यह पूंजी मेरे कर्ज चुकाने के लिए नहीं बल्कि मेरे जमीर को जगाने के लिए काफ़ी थी। आर्यन ने कहा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा, लेकिन इस बार अपने परिवार का साथ लेकर। और चमत्कार ही कहिए या बुआ के आशीर्वाद का असर, अगले ही दिन आर्यन को उसके पुराने क्लाइंट से मदद मिल गई। उसे अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़ी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लेकिन उस दिन के बाद शांति विला में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उस घर में बुआ मेहमान नहीं बल्कि घर की मुखिया बनकर रहती थी। आर्यन और मीरा ने समझ लिया था कि घर की शोभा महंगे झूमरों से नहीं बल्कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। जिस आउट हाउस में बुआ को सुलाया गया था उसे तुड़वाकर वहाँ एक सुंदर बगीचा बनवाया गया जहाँ सुमित्रा बुआ अपनी शामें बिताती थी। मीरा जो पहले मॉडर्न लाइफ स्टाइल की दीवानी थी अब अक्सर बुआ के पास बैठकर उनसे पुरानी कहानियाँ सुनती। उसने सीख लिया था कि ब्रांडेड कपड़े इंसान को सुंदर नहीं बनाते बल्कि उसके संस्कार और उसकी सोच उसे सुंदर बनाती है। कहानी के अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, हम अक्सर अपनी दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें प्यार करते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो बैंक बैलेंस नहीं बल्कि संबंध और दुआएं काम आती हैं। वो बुआ, वो माता पिता, वो रिश्तेदार जो शायद आज आपके स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते, असल में वही आपकी असली संपत्ति है। कभी किसी को उनके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि अक्सर फटे हुए झोलों में ही कोहिनूर मिलते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयर की गई यह कहानी किसी और के बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ दे। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक पहुंचाते रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद।